गुड मॉर्निंग क्लास। इंटरफेरेंस को थ्योरेटिकल डिस्कस करने के बाद में हम इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले नोट करें, YDSE is performed inside the water जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 4/3 with light of frequency 6 × 10⁻14 hertz. If the slits are separated by 0.2 mm, and the distance between plane of the slit and the screen is 1 meter. Find the fringe width using simply लिख लीजिए आप fringe width. If experiment is in water or if experiment is done in air. तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि YDSE यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वाटर के अंदर जो है कंप्लीट किया जाता है, वाटर के अंदर से परफॉर्म किया जाता है। वाटर के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 4/3। दोनों जो स्लिट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है 0.2 mm, जबकि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर हमें यहाँ पे दिया गया। दैट इज 1 मीटर, इट इज नॉट 2 मीटर, इट इज 1 मीटर। ये जो डेटा आपको दिए गए हैं उनको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है लाइट की। तो अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि फ्रिंज विड्थ आपसे पूछी गई है दोनों ही केसेस में। तो फ्रिंज विड्थ के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो बीटा का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, दैट इज फ्रिंज विड्थ इट इज d/d मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। ये फ्रिंज विड्थ का हमारे पास में फॉर्मूला है। अब डिफरेंस कहां पे आएगा देखें, जब मैं एयर की बात करता हूं तो ये लैम्डा जो होगा वो एयर के लिए कैलकुलेट आप कर देंगे, क्लियर है। लेकिन जब आप बात करेंगे फ्रिंज विड्थ वाटर के अंदर यानी कि बीटा वाटर, यू हैव टू कैलकुलेट d/d इंटू लैम्डा एयर बाय म्यू वाटर, यानी कि जो एयर में फ्रिंज विड्थ आएगी उसको सिर्फ और सिर्फ आपको म्यू से यानी कि वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही डिवाइड क्यों करना है, उसका रीजन ये है कि जिस भी मीडियम में आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको फ्रिंज विड्थ को डिवाइड कर देना है, क्योंकि लैम्डा एक्चुअल में उसी प्रोपोर्शन में चेंज यहाँ पे हो जाता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, एयर में फ्रिंज विड्थ की अगर मैं बात करता हूं तो सारी की सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट लैम्डा। व्हाट इज द लैम्डा?
तो लेमडा का जो फॉर्मूला होता है इट इज नथिंग बट द c अपॉन न्यू। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। c यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर या वैक्यूम अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होने वाला है। जबकि न्यू की वैल्यू अगर आप देखें तो न्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 × 10⁻14। यहां से लेमडा की वैल्यू उठा लीजिएगा, एयर के लिए निकल कर आएगी है। इसको जब आप पुट करेंगे तो वी हैव फ्रिंज विड्थ इन एयर विल बी इक्वल्स टू 2.5 mm। ये आपके लिए फर्स्ट आंसर होगा। जबकि सेकंड अगर आप देखें कि फ्रिंज विड्थ वाटर में अगर मुझे निकालनी है, यानी कि बीटा वाटर, तो वी हैव बीटा एयर डिवाइड बाय म्यू दैट इज 2.5 डिवाइड बाय 4/3। सो व्हाट वी हैव 1.87 mm। नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नोट करेंगे। In the figure shown, two radio antennas are at a distance 400 meter. Okay, antenna broadcast same signal at same wavelength. Same signal at same wavelength. The person having a radio standing at a position, a person having radio is standing at a position of third order maxima. Find the wavelength of the signal. Find the wavelength of the signal. सिग्नल की वेवलेंथ आपको यहाँ पे निकालनी है। साथ ही साथ डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम के बिना हम इसे नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में डायग्राम क्या दिया गया है उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दो एंटीनास दिए गए हैं, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का ये आपको दिया गया है 400 मीटर। क्लियर? नाउ इनके मिड पॉइंट से $800 मीटर अवे की अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, और 600 मीटर नीचे की तरफ, यानी कि यहां से
600 मीटर, ये डिस्टेंस। एक पर्सन यहां पे खड़ा है, जिसे हम P से डिनोट करेंगे पर्सन को। इस पर्सन को थर्ड ऑर्डर का मैक्सिमा यहां पे सुनाई देता है, जो कि आपको कंडीशन गिवन है। अब लेमडा में निकालना है, तो पर्सन को थर्ड ऑर्डर का मैक्सिमा सुनाई दे रहा है। दैट मीन्स सबसे पहली बात तो अगर मैं करूं मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लेमडा होता है। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। हियर वी आर मूविंग ऑन सॉल्यूशन। अब अगर खास बात हम देखें यहां पे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बिकॉज थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा इज गिवन। थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा यहां पे हमें दिया गया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे 3 के बराबर। बात आती है अब डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं? डेल्टा एक्स की अगर हम बात करें तो ये होता है पाथ डिफरेंस, यानी कि दो सोर्सेस से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, यहां पे पॉइंट कौन सा होगा P, जहां पर पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखें, मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां से A1 से जो सिग्नल चलेगा उसका पाथ ये होगा पर्सन तक जाने के लिए, जबकि A2 से जो सिग्नल चलेगा उसका पाथ ये होगा पर्सन तक पहुंचने के लिए। तो कुछ कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हमें थोड़ा सा यहां पे देखना होगा। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहां दिखेगा, इसे आप बोल दीजिए M। इसी तरीके से यहां भी एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा, इसे आप बोल दीजिए N। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, इस बड़े वाले के बारे में। दिस इज A1PM के बारे में। तो यहां से अगर आप देखें तो A1P की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो वी हैव अंडर रूट A1M का स्क्वायर प्लस, क्योंकि हाइपोटेनियस हम यहां पे फाइंड कर रहे हैं, PM का स्क्वायर। वैल्यूज अगर हम यहां से देखें तो A1M इज इक्वल्स टू A2N होगा, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा 800 मीटर के बराबर। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम बात करें PM, किसके बराबर होगा? ये होगा आपके पास में, दिस डिस्टेंस इज 200 और ये 600, दैट इज 600 प्लस 200 मीन्स 800 मीटर। और फाइनली अगर हम बात करें जो कि छोटे वाले ट्राइंगल में काम आएगा, डिस्टेंस PN, तो हियर वी हैव 600 माइनस 200, दैट इज 400 मीटर। तो ये कुछ वैल्यूज है जो हमारे आगे चलकर काम में आएंगी। यहाँ पे इन वैल्यूज को अब हम पुट किए देते हैं, तो आप देखेंगे कि वी हैव 800 स्क्वायर प्लस 800 स्क्वायर A1P। तो A1P की जो वैल्यू निकल कर आती है जब आप इसे सॉल्व करते हैं, तो यू हैव 894.43 मीटर आपको यहां पे मिल जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की अब हम बात करें फॉर ट्राइंगल, कौन सा वाला है? देखें A2PN। इस छोटे वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो A2P की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये निकाली जा सकती है अंडर रूट A2N का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। सो हियर व्हाट वी हैव 800 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करते हैं इसे तो आपको मिलता है, डेटा मैं आपको बता देता हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इट विल बी 1131.37। This is the 113.37. This is the distance, which is larger distance. 1131.37। और A2P जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको यहां पे मिलता है
894.43 जो हमने पिछले डेटा में लिखा था। तो पाथ डिफरेंस जब हमको कैलकुलेट करना होगा कि इन दोनों एंटीना से पी पर्सन के पास में जो सिग्नल्स पहुंच रहे हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, तो यहां से डायग्राम से क्लियर है कि A1P की वैल्यू ज्यादा आएगी, A2P की वैल्यू कम आएगी। तो यहां पे आप पाथ डिफरेंस निकालने के लिए वी हैव A1P माइनस A2P। जब आप सॉल्व करते हैं इसे तो पाथ डिफरेंस आपको मिलता है 236.94। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहां तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। 2 स्टेप्स और बच रही है, तो यहां से मैं इस डेटा को यहां से रब किए देता हूं जो डायग्राम से काफी हद तक क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि डायग्राम से किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। सॉल्व करनी है अब आपको 2 इक्वेशंस। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 2 इक्वेशंस है हमारे पास में। यहां इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो वी हैव 236.94 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा यहां पे आएगा। तो वी हैव लैम्डा इज इक्वल्स टू 79 मीटर। क्लियर? नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इंटेंसिटी वाले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि इंटेंसिटी वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन लिखेंगे इन YDAC द स्लिट्स सेपरेटेड बाय in YDAC the slits are separated by a distance 0.8 mm and it is illuminated by light of wavelength illuminated by a light of wavelength seven two 000 angstrom. Clear? Here it is given that distance between plane of the slits and the screen is 2 मीटर। ये 2 मीटर आपको दिया गया है। आगे बात करते हैं फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा at which the intensity is 50%, at which the intensity is
50% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। सबसे पहले इसको डायग्राम की हेल्प से मैं समझ लेता हूं कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या गया है। आपको दिया गया एक YDSE एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए स्मॉल डी की वैल्यू 0.8 mm आपको दी गई है, यानी कि दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 mm है। वेवलेंथ जो है लाइट की वो दी गई है 7200 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितनी दी गई है? 7200 एंगस्ट्रॉम। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे दिया गया है 2 mm। आपसे पूछा ये गया है कि उस पॉइंट का या उस स्लिट का मिनिमम डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से पूछा गया है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी की 50% हो। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि आखिरकार पूछा क्या गया है। यहां मैं स्क्रीन मान लेता हूं, तो देखिए यहां से भी लाइट यहां कहीं पहुंच रही होगी पी पॉइंट पर, और यहां से भी पी पॉइंट पर जो है लाइट पहुंच रही होगी। वेव की फॉर्म में हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये वाई डिस्टेंस निकालना है। किस कंडीशन के लिए वाई डिस्टेंस निकालना है? कि इंटेंसिटी एट पॉइंट पी मस्ट बी मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ हो, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का आधा हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी का 50% हो। तो ये बात हुई डायग्राम की। नाउ डायग्राम को डिस्कस करने के बाद में अब हम बात करते हैं एक रिलेशन की जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इंटेंसिटी का रिलेशन एक हमने निकाला था, आपको ध्यान होगा अब तक, कि I रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 और कोस फाई निकल कर आ जाता है। यहां पर एक स्पेशल कंडीशन में लगा रहा हूं कि इफ I1 इज इक्वल्स टू I2, अगर I1 की वैल्यू I2 के बराबर होती है तो हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए लेट्स से इट इज I, ये किसके बराबर है? I के बराबर है। तो IR विल बी I प्लस 2√I कोस फाई, दैट इज 2I प्लस 2I कोस फाई। 2I यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 1 प्लस कोस फाई। अब कोस 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं वहां से हम थोड़ा सा काम में लेंगे, तो वैल्यूज किस तरीके से रखेंगे उसको समझ लें एक बार कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जब हमको 1 को गायब करना है, 1 मुझे नेगेटिव में चाहिए, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपको याद आ जाए इसलिए हमने यहां पे लिखा है। जब यहां पे इसे आप अप्लाई करते हैं तो वी हैव IR इज इक्वल्स टू 2I 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर 5/2, दिस इज प्लस माइनस 1। तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये IR इज इक्वल्स टू 4I कोस स्क्वायर 5/2। इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला जो है हमारे काम में आ सकता है या काम में आने वाला है, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब किस तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता हूँ उसे हम एक बार देख लें कि आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी दी गई है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की कितनी दी गई है? 50% दी गई है। तो यहां से मैं सबसे पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट पॉसिबल है उसको मैं एक बार कैलकुलेट करके रख लेता हूं। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखें, इट इज IR मैक्स विल बी, कब होगा ऐसा? जब ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब कोस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम है 1 इसकी वैल्यू पॉसिबल है कि कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो IR मैक्सिमम 4I के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? यहां तक का डिस्कशन हुआ है, ये आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है। चाहे तो इस पोर्शन को आप इस क्वेश्चन के पार्ट की फॉर्म में नोट ना करके और आप इसे जहां पे हमने थ्योरी ऑलरेडी लिखी हुई है वहां थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको समझ सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, अब हम आ रहे हैं कि सॉल्यूशन की तरफ किस तरीके से चला जाए। तो ये एक बहुत ही खास रिजल्ट हम लोग निकाल चुके हैं कि अगर इंटेंसिटी सेम है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हो सकती है वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी का 4 टाइम्स यहां पर
हो सकती है। क्लियर है? In the given figure, what we have in the given question, we have I is equals to I max by 2. That is what we have. We have I is equals to 4I by 2 अगर आप लिखते हैं तो वी हैव 2I। आपके पास इंटेंसिटी कितनी आती है रिजल्टेंट? 2I के बराबर। ये हमारे पास में इंटेंसिटी की वैल्यू निकल कर आई। आई आर इसे कर दीजिए रिजल्टेंट। क्लियर है? नाउ अभी कुछ देर पहले जो हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, दैट वाज आई आर इज इक्वल्स टू 4I कोस स्क्वायर 5/2। तो आई आर की जगह आप लिख सकते हैं 2I इज इक्वल्स टू 4I कोस स्क्वायर 5/2। आई से आई और 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो वी हैव कोस स्क्वायर 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ कोस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/√2, और 1/√2 जो कोस की वैल्यू होती है ये होती है π/4 के ऊपर। क्लियर है? यहीं पे लिख देते हैं इसे। तो 5/2 इज इक्वल्स टू π/4। तो फाई की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली इट इज π/2। फाई की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है? π/2 के बराबर फाई की वैल्यू निकल कर आई। दैट इज फेज डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया है π/2 के बराबर। अब इस कैलकुलेटेड फेज डिफरेंस को आगे किस तरीके से काम में लिया जाएगा उसके बारे में हम एक बार बात करते हैं। तो देखें, वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है, ये हम सभी जानते हैं। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे आप फाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए। वी हैव π/2 इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू λ/4। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, λ/4 के बराबर डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना था? हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो वी हैव डेल्टा एक्स इज इक्वल टू d sin थीटा, ये हमें पता है। एक फॉर्मूला जो हम y के लिए ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, दिस इज d/d इंटू डेल्टा एक्स। कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट आप इसे फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। d की वैल्यू यहाँ पे डालें। d की वैल्यू है हमारे पास में 2, स्मॉल d की वैल्यू है हमारे पास में 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/4 और लैम्बडा की वैल्यू है 7200 इंटू 10⁻10/4। कैलकुलेट जब आप इसे करते हैं तो यू विल गेट 0.45 mm। y की वैल्यू निकल के आती है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 0.45 mm निकल के आएगा, जहां पे आपको किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो है हाफ मिलेगी या फिर 50% मिलेगी। नोट करें इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नोट करें आप। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम
is used in YDAC with slit width with slit width 1 mm it is. Here capital D is 1 meter, and further what is given, if the intensity at the two slits are, if the intensities at the two slits are I1 is equals to 4 I naught and I2 is equals to I naught. इंटेंसिटीज आपको दी गई हैं. फाइंड फर्स्ट पार्ट यहां पे देखेंगे. यू हैव टू कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, दैट इज बीटा. और सेकेंड पार्ट आपको यहाँ जो कैलकुलेट करना है ये है आपके पास में डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन. डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम द central maxima on the screen. क्लियर है? तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ खास बात यहाँ पे है नहीं. फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं. तो फ्रिंज विड्थ की अगर बात करते हैं, बीटा, तो बीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला है इज कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इनटू लैम्डा. आप ध्यान से देखेंगे आपको कैपिटल डी भी दिया गया है विच इज 1 मीटर आई थिंक. यस, स्मॉल डी आपको दिया गया है कितना? वेयर इज स्मॉल डी? कहाँ गया? 1 mm. दिस इज द स्मॉल डी. क्लियर है? एंड लैम्डा की वैल्यू भी आपको दी गई है विच इज 5000 एंगस्ट्रॉम. वैल्यूज जब आप यहाँ पे सारी की सारी पुट किए देते हैं, पुट हम करते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm है, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ मीटर में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. लैम्डा की वैल्यू 5000 इंटू 10⁻10 आई थिंक. यस, तो बीटा की वैल्यू जो आप निकालते हैं वो आपके पास निकल कर आएगी फाइनली. द बीटा विल बी 0.5 mm. यू गेट, ये वैल्यू निकल कर आई बीटा की. नाउ उसके बाद में जो आपसे सेकंड पार्ट यहाँ पे पूछा गया है वो ये कि फिफ्थ मिनिमा का डिस्टेंस कितना होगा सेंट्रल मैक्सिमा से, यानी कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमारे पास में है उससे 5वें नंबर का मिनिमा कितने डिस्टेंस पर बनेगा. तो मिनिमा के लिए जो y का फॉर्मूला होता है, या सिंपल अगर y के फॉर्मूले की हम बात करें, इट इज कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स होता है. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर मिनिमा. हमें ध्यान है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 वेयर n इज इक्वल्स टू 1 to 3 एंड सो ऑन. 5वें नंबर का आपको क्या चाहिए? मिनिमा चाहिए. 5वें नंबर का मिनिमा चाहिए मतलब n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 5 पुट कर देंगे. तो y विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू 10⁻³ डेल्टा एक्स चाहिए 2 इंटू 5 -1. ये 2n-1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है. लैम्डा यानी कि 5000 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे कर दीजिए. तो जब आप इसको करते हैं वी हैव 2.25 mm it is. क्लियर है? नोट करेंगे इसे.
दोनों पार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वेव के जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो खास बात यही है जो आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मूले आपको सभी ध्यान होने चाहिए, क्योंकि 5 या 7 फॉर्मूले होंगे, 5 से 7 फॉर्मूले होंगे, और वो अगर आपको याद होते हैं तो आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेशन आपको नहीं करना होगा। डेरिवेशन भी आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, अच्छी बात है आपको डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन आने का मतलब है कि यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, लेकिन करना क्या है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चंस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में वो काफी लार्ज होते हैं, ज्यादा होते हैं, और उसको एक गिवन टाइम में आपको सॉल्व करना है, यानी कि फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप डेरिवेशन को जब खुद से करते हैं रफ कॉपी में करें एक बार, यहां देखने के बाद में, बुक से कंसल्ट करने के बाद में, रफ कॉपी में एक बार उसको अपने हाथ से लिख दीजिए। जब आप उसको अपने हाथ से एक बार कर चुके होंगे फिर आप उस डेरिवेशन को कभी नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ उसकी जो डिफरेंट स्टेप्स थी वो भी आपके दिमाग में हो सकता है क्लिक कर जाए जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, और फाइनल आंसर तो ऑब्वियसली आपको याद रह ही जाएगा अगर हम पूरा का पूरा डेरिवेशन करते हैं तो। क्लियर है ना? उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, विच इज डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन की। देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है। This is DIFFRACTION। डिफ्रैक्शन की अगर बात की जाए, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो जब भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने, लाइट सोर्स के सामने रख दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसकी एक शेडो बन जाती है। इट इज ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की वजह से, मान लीजिए यहां पे एक सोर्स था और यहां पे एक आपने ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहाँ पे लाइट से स्क्रीन लगी हुई है। अब यहाँ से जो लाइट चलती है, इस सोर्स से जो लाइट चलेगी, ये इस ओपेक ऑब्जेक्ट को पास जो है क्रॉस नहीं कर पाएगी या इससे पास नहीं हो पाएगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ तक तो लाइट पहुँच जाएगी। इसी तरीके से नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक लाइट पहुँचेगी, लेकिन स्क्रीन पर ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको डार्क ही मिलेगा। तो दिस इज ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नाउ स्लिट की अगर हम बात करते हैं तो स्लिट के केस में किस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं, स्लिट के केस में किस तरीके से हम डिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने एक स्लिट ली है जिसका डिस्टेंस बहुत बहुत छोटा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 डायग्राम्स में ले रहा हूं। हियर वी हैव द फर्स्ट वन, एक प्लेन वेव फ्रंट यहां पे आ रहा है, और आप देखेंगे कि प्लेन वेव फ्रंट जब आएगा और इस स्लिट में से पास करेगा, यहाँ पे अगर आप देखें कि लैम्डा की वैल्यू और डी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं कितना बोल देता हूँ, कैपिटल डी से अगर हम यहाँ पे इसको डिनोट करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि लैम्डा जो है वो बहुत 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 छोटा अगर होता है डी से, लैम्डा अगर डी से बहुत बहुत छोटा होता है तो इस केस में क्या होता है कि ये प्लेन वेव फ्रंट एज इट इज इस स्लिट को पार कर जाएगा और यहां से ये इस तरीके से निकल जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। तो रेस को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें यहाँ पे तो रेज इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कोई डेविएशन यहाँ पे नहीं है, कहीं पर भी मुड़ी नहीं है, और रेस जो है वो सीधी की सीधी निकल जाएंगी। वेव फ्रंट की फॉर्म में भी हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात की, रेस की फॉर्म में मैंने आपको इसको बिल्कुल लास्ट में एक बार एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं कि जब लैम्डा और डी कंपेटेबल होते हैं, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट और साइज ऑफ स्लिट सेम ऑर्डर के अगर होते हैं, तब यहां पे क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि स्लिट को बहुत छोटा मैं यहां पे बनाता हूं, ये स्लिट है। अब यहां से देखें एक प्लेन वेव फ्रंट यहां पे आ रहा था, प्लेन वेव फ्रंट जब यहां से आएगा तो ये स्लिट एज ए सोर्स नए बिहेव करेगी, और ये इनकमिंग लाइट रे आप बना सकते हैं इस तरीके से,
यहां से दोबारा जब आप वेव फ्रंट बनाएंगे यू विल गेट अ वेव फ्रंट लाइक दिस। तो इसके लिए जब आप रेज बनाते हैं तो रेज आपको इस तरीके से मिलेंगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या आया है कि अगर लैम्डा और डी आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि कंपेटेबल है आपस में, बहुत ज्यादा उनके बीच में एक लार्ज ऑर्डर का डिफरेंस नहीं है, तो होता क्या है कि स्लिट्स पर जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है यहां से डिफरेंट डायरेक्शन में वो फैल जाती है, उसका डेविएशन हो जाता है, मुड़ जाती है। और इस मुड़ने का जो फिनोमेना है लाइट का, किसी स्लिट पर आने के बाद या ओपेक ऑब्जेक्ट के एजेस पर आने के बाद में, उसके कॉर्नर्स पर आने के बाद में लाइट का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन यहां पे कहलाता है। क्लियर है? नाउ आगे चलते हैं। ये बात हुई डिफ्रैक्शन की। अब डिफ्रैक्शन को थोड़ा सा हम समझते हैं एक डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी की इसकी अगर हम बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन आखिरकार थ्योरेटिकल है क्या, उसको हम एक बार देखें। देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक सोर्स है मेरे पास में जिसको आप एस से डिनोट कर रहे हैं। वी हैव अ सोर्स विच इज डिनोटेड बाय एस, और यहां पर एक लेंस लगा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है। This is the L1 which is obviously converging lens. Now लाइट रे भी मैं यहां पे साथ के साथ ड्रॉ किए देता हूं। ये मान लेते हैं इस तरीके से लाइट जाती है। क्लियर? एक स्लिट हमने यहां पे अरेंज कर रखी है, इस तरीके से अरेंजमेंट है स्लिट का। एक ही स्लिट है यहां पे। क्लियर है? येलो कलर से जो हमने रिप्रेजेंट किया इट इज द स्लिट, और इस स्लिट को आप चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी से। लाइट रे जो है वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। एक और कन्वर्जिंग लेंस यहां पर आगे की तरफ हमने रखा हुआ है इस तरीके से, जिसे आप L2 से डिनोट कर दें, और यहां कहीं पे हमने स्क्रीन ले रखी है। यहां पर हमने स्क्रीन ले रखी है। ये लाइट रेज जो चल रही हैं, अभी डिफ्रैक्शन फिनोमेना की मैंने बात अब तक नहीं की है, सिंपल अब तक जो रे ऑप्टिक्स हमारे पास चलती थी उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है, और उसी के कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने अप्लाई किए हैं। तो अब क्या होगा, अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो वो कहाँ पे जाके मिल जाएगी? फोकस पे जाके मिल जाएगी। फोकस पे जाके मिलती है तो लाइट से यहाँ कहीं पर जाके मिलती है, तो इन लाइट्स को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। एंड इस पॉइंट को हम O पॉइंट से यहां पे डिनोट कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि डिफ्रैक्शन जब यहां पर होता है, इसके स्लिट पर जैसे ही लाइट आती है, और यहां पे कंडीशन जो हमने ले रखी है वो ये कि लैम्डा जो है वो A के ऑर्डर का है, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपने यहां पे लेते हैं, आप इसको स्मॉल a से अगर मैं डिनोट करता हूं तो वी कैन से दैट A is order of lambda, या lambda is of the order of A, means size of the slit, साइज ऑफ द स्लिट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो A और लैम्डा यहाँ पे सेम ऑर्डर का होगा। तो ये होने से होता क्या है, आप देखिए यहाँ पे लाइट जो होगी वो बैंड हो जाती है, और ये मैंने बैंडेड लाइट को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये कहां पर जाकर मिलेगी? ये फोकल प्लेन पे कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। अगर यहां से इसकी बेंडिंग हो जाती है, A पॉइंट और B पॉइंट से इसकी अगर बेंडिंग आप कराते हैं तो ये मिलती कहां पर जाके? ये मिलेगी फोकल प्लेन पे कहीं ना कहीं जाके। फोकल प्लेन जो है वो स्क्रीन होगा, क्योंकि फोकस स्क्रीन पे आ रहा है। नाउ ये यहां कहीं मिलती है, लेट से
इस तरीके से यहाँ कहीं जाके मिल जाती हैं। यहाँ जाकर अगर ये मिलती हैं, आप इनके सेंटर्स को एक बार मिला दीजिए इस तरीके से। दिस इज द स्लिट, पाथ डिफरेंस अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि फिर से खेल यहाँ पे होने वाला है पाथ डिफरेंस का, क्योंकि पूरे इंटरफेरेंस में हमने देखा था। यहाँ पे अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखें ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए यहाँ पे, ये पाथ डिफरेंस यहाँ पे निकलने आने वाला है। इसको आप लिख सकते हैं एन, इस पॉइंट को मैं डिनोट कर देता हूं एन से। नाउ बी एन, व्हाट इज बी एन? बी एन इज द पाथ डिफरेंस, यहाँ पे हम लिख देते हैं। बी एन यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, एस यहाँ पे सोर्स है, L1 and L2 are converging lens. कन्वर्जिंग लेंसेज है यहाँ पे, और ए बी जो है वो स्लिट है। ए बी यहां पर क्या है, स्लिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से पी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं और इस डिस्टेंस को लेट से हम एक्स बोल देते हैं, स्मॉल एक्स, पी पॉइंट की हम बात करते हैं, तो वापस से पूरा का पूरा जो यहाँ पे खेल है वो किसका चलने वाला है, देखें पाथ डिफरेंस का चलने वाला है। पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो अगर बी एन यानी कि पाथ डिफरेंस बी एन अगर लैम्डा के बराबर होता है तो यहां पर यानी कि पी पॉइंट पर आपको जो मिलेगा इट विल बी अ मिनिमा। यहां पे कंडीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है एज कंपेयर टू द इंटरफेरेंस। तो बी एन को आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा, भी आप यहां से लिख सकते हैं। तो ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा हम यहां पे लिख सकते हैं। कंडीशन ऑफ प्राइमरी, या आप इसको लिख दीजिए सेकेंडरी मिनिमा। ये कंडीशन यहां पर निकल के आती है सेकेंडरी मिनिमा के लिए, यानी कि अगर ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा यानी कि n लैम्डा के मल्टीपल की फॉर्म में आता है तो यहां पर आपको जो पैटर्न मिलेगा या यहां पे जो आपको स्लिट मिलेगी आप बोल सकते हैं वो आपको हमेशा डार्क फ्रिंज मिलेगी। जबकि अगर ब्राइट फ्रिंज की बात की जाए तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन कितनी है, ये डार्क फ्रिंज के लिए हमने कंडीशन लिखी है यहां पे फॉर ब्राइट। ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन अगर लिखते हैं तो ए साइन थीटा यानी कि बी एन मस्ट बी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। Here n will be equals to 1, 2, 3। क्लियर? नोट करें इसे, डिफ्रैक्शन